मेरा नाम धीरज एवं एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो हम सबको पता होगा कि ज्योग्राफी का परीक्षा 15 तारीख को होने वाला है और हम 11th का ज्योग्राफी पार्ट 1 ला चुके हैं। अब आज हम आप लोग के सामने पार्ट 2 लाने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पार्ट 1 में हमने आपको 7 चैप्टर तक पढ़ाया था और आज पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं यह पार्ट 2 है, ठीक है। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये जो पूरा का पूरा आप क्वेश्चन का संग्रह देख रहे हैं ये आपका SCERT से लिया हुआ है। हर चैप्टर से जितना भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, हर चैप्टर से जितना भी निचोड़ निकलता है, एक चैप्टर से अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा इसमें आपको दिया हुआ है। इससे बाहर मतलब कि क्वेश्चन को निकालना मतलब असंभव है, ठीक है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, क्षोभ सीमा के नीचे वायुमंडल के संगठन में किस गैस की प्रधानता रहती है, ठीक है। तो आप लोग आंसर करते चलिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे। चलिए इसका आंसर कीजिएगा कि क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से सटी हुई मिलती है, ठीक है। तो कौन सी परत मिलती है, क्षोभ मंडल आपको मिलेगी। चलिए वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है, ठीक है। तो किस परत में मिलती है, 3 का आंसर कीजिएगा, मध्यमंडल में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान रहती है, ठीक है। तो कौन रहता है, 4 का आंसर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। कितना रहती है, तो 78%। नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है, 78%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन सा वायुमंडलीय परत है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, 5 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समुद्री नमक या पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी संबंधित है, ये किससे संबंधित है, 6 का आंसर कीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका धुलकन से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, ठीक है। तो कितनी ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है, तो 120 मीटर की ऊंचाई पे। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वायुमंडल की ऊपरी परत है, वायुमंडल की ऊपरी परत कौन सी है, ठीक है। तो याद रखिए इसे बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है, ठीक है। तो ये किस मंडल में किया जाता है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयन मंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। पृथ्वी के धरातल का तापमान सबसे अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। तो कहाँ पे, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अक्षांश पे भी होता है, सागर की दूरी पर भी और ऊंचाई पे, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है, ठीक है। वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयन मंडल में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन सी गैस जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो याद रखिए ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 78%, ठीक है, नाइट्रोजन है ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का 99% भाग कौन सी गैस द्वारा बना है, ठीक है। तो कौन सा गैस के द्वारा बना हुआ, 14 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि 78% आपका नाइट्रोजन हो गया, अब 21% ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जेट धाराएँ प्रायः कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्षोभ सीमा में। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति, प्रकाश की क्या गति है, ठीक है। तो प्रकाश की कितनी गति है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हम कह सकते हैं जैसे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, क्योंकि प्रकाश है तो प्रकाश की गति कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा पृथ्वी की दूरी अगर हम बात करें, चंद्रमा पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 लाख ऐसे भी है प्रकाश की गति, तो 3 लाख ऐसे भी क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 1 सेकंड और कुछ पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1 सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 17 नंबर।
वायुमंडल का 99% द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक है? ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 32 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? अभी जस्ट आपको हम बताए थे ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%, और नाइट्रोजन की बात करेगा तो 78%। अभी जस्ट आप लोग को हम बताए थे उधर, तो 21% कहाँ है देखिए, तो 21% वायुमंडल में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की मात्रा तो नहीं है, तो यानी कि 20.5%, 95% वही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अभी जस्ट बताए थे 78%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, तो ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पे है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, पौधों के लिए आवश्यक गैस हैं, तो पौधों के लिए आवश्यक गैस कौन है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 23 नंबर देखते हैं, कौन सी गैस सौर विकिरण को सोख लेती है? ठीक है, तो कौन सी गैस सौर विकिरण को सोख लेती है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? 24 का आंसर कीजिएगा, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मौसम विज्ञान की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? 25 का आंसर बोलिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ठीक है, तो शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में जलवाष्प का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? ठीक है, तो किस में पाया था? 27 का आंसर कीजिएगा आप लोग, क्षोभ मंडल में। चलिए 28 देखते हैं, परिवर्तन मंडल में प्रति किलोमीटर तापमान की परत दर रहती है, तो कितना रहती है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो याद रखिएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पीछे भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। ठीक है, तो क्या इसकी विशेषता होती है डोलड्रम की? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, निम्न दाब एवं शांत पवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं, चलिए निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में सगे किसमें ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण है? ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिएगा, 31 का हो जाएगा आपका मध्यमंडल। क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरोरा बोरियालिसिस संपन्न होता है, ये किस में होता है? 32 का आंसर कीजिएगा, ये आपका आयन मंडल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल संवहनी प्रदेश कहलाता है? ठीक है, तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? समताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? चलिए 34 का आंसर बताइएगा, तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो कितना पाया जाता है? 35 का आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 डिग्री न्यूटन मतलब नॉर्थ से, ठीक है, 5 डिग्री साउथ की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ठीक है, तो कौन सी गैस हमारी रक्षा करेगी? तो ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। चलिए 37 नंबर देखते हैं, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? ठीक है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 डिग्री। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग, ठीक है, 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ठीक है, चलिए तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 97% भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, तो सामान्य वायु दाब किस में पाया जाता है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सागर तल पर। ठीक है, सागर तल पर समान वायु दाब पाया जाता है। 41 नंबर देखते हैं, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो क्या हो जाएगा? 41 का आंसर, तो जलवाष्प हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? ठीक है, तो किसका सूचक होता है? तूफानी मौसम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ठीक है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्गन। चलिए तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 खत्म कर चुके हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपका SCRT का चैप्टर वाइज, ठीक है, 11th क्लास का पार्ट 2 वीडियो है। अगर अभी तक आप हमारे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर नंबर 9 है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्रुवों पर तापीय दिनों की संख्या कितनी हुआ करती है? ठीक है, तो कितनी हुआ करती है? याद रखिएगा 150। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा कारक सूर्य ताप की मात्रा का निर्णायक होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांशीय स्थिति। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 डिग्री अक्षांश के आसपास। ठीक है, 60 डिग्री अक्षांश के आसपास पाया जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? ठीक है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 165 मीटर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? ठीक है, तो किस पे पड़ती है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शहर में, ठीक है, दिन ज़्यादा लंबा होता है? चलिए तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चंडीगढ़ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है? तो पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सूर्य भी ताप कहलाती है, या सूर्य ताप इसी को बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक सूर्याभिताप कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका विषुवत रेखा पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो किसी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशीय तापमान के औसत के मध्य अंतर को कहा जाता है? ठीक है, तो अंतर को क्या कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तापक्रमीय विसंगति कहलाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च वायुमंडलीय तापमान की विलोमता का प्रमुख कारण है? तो क्या हो जाएगा 10 का आंसर? याद रखिएगा 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ओजोन गैस की उपस्थिति। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? ठीक है, तो सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 बजे। अगला देखते हैं, सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है? तो सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम सूर्य ताप कहते हैं, पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से आने वाले ताप का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत भाग पहुंचता है? 51% भाग पहुंचता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ताप को नापने की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो कौन सी इकाई की जाती है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कैलोरी। कौन सी इकाई करती है? तो कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत किस दिन चमकती है? ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के धरातल द्वारा विकसित ऊर्जा को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 17 का आंसर कीजिएगा। तो पार्थिव या भौमिक विकिरण कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है? तो किस डेट को होती है? 18 का आंसर कीजिएगा। ये आपको 4 जुलाई को होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि अक्षांश कर सकता है, ऊंचाई कर सकता है, समुद्र की दूरी भी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अपसोर की स्थिति होती है? ठीक है, तो अपसोर की स्थिति कब होती है? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 3 जनवरी को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का नीला रंग और सूर्य का लालिमा निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो याद रखिए प्रकीर्णन की परिणाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं।
चलिए, वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो वायुमंडल की गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो परिचालन कहलाती है, संवहन कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? देखिए, ये क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो घटता है फिर बढ़ता है, कहाँ कहाँ देखिए, तो घटता है बढ़ता है, कभी कभी घटता है कभी कभी बढ़ता है, तो ऐसी गलत हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, भी गलत हो गया आपका। बढ़ता है ये भी आपका गलत, पहले घटता है ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा? घटता है। चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 खत्म कर चुके हैं, अब चैप्टर नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा जो PDF देख रहे हैं आप, ठीक है, ये पूरा का पूरा SCERT पे आधारित है, पूरा MCQ है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हम लास्ट में एक नंबर बताएंगे, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे मैसेज करके PDF ले सकते हैं। SCERT का 9, 10, 11, 12 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बाई चैप्टर बाई आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। 9 से लेकर 12 तक का पूरा चैप्टर बाई आपको मिल जाएगा, बस आपको अपना सब्जेक्ट बताना है और मैसेज करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये हो जाएगा बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? ठीक है, तो 2 का आंसर कीजिए, 2 का कितना हो जाएगा? तो 900 मिलीबार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? ठीक है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के निकट होते हैं। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होती है? ठीक है, तो पवनों की दिशा क्या होती है? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत होती है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साइबेरिया का मैदानी भाग, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायुदाब दर्शाया जाता है, वायुदाब दर्शाया जाता है तो किससे दर्शाया जाता है? तो याद रखिएगा समदाब रेखाओं द्वारा, ठीक है, समदाब रेखाओं के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तापमान के अधिक होने पर वायुदाब, तो तापमान के अधिक होने पर वायुदाब क्या होती है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? कम होता है, ठीक है, तापमान के अधिक होने पर वायुदाब क्या होगा? तो कम होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चिनुक हवाएं पाई जाती है, ठीक है, तो चिनुक हवाएं कहाँ पाई जाती है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। डोल्ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया था इससे, ठीक है, सीटेट यहाँ से प्रश्न उठाता है, याद रखिएगा, आप भी इसको फोकस कीजिएगा। डोल्ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? ठीक है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट धाराओं की गति निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा जेट धाराओं का? तो 450 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो सामान्य वायुदाब कितना होता है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1013 मिलीबार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वायुदाब भूमध्य रेखीय खंड में निम्न वायुदाब की पेटी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर कीजिएगा, का होला आई। चलिए, आंसर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए इकाई होती है, तो कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं हम? तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मिलीबार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पवन का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो पवन का वेग किससे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होते हैं? ठीक है, तो कहाँ होते हैं? 16 का आंसर कीजिएगा, विषुवत के निकट होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है? चलिए, आंसर कीजिएगा, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो टोर्नेडो, ठीक है, क्या हो जाएगा? टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय प्रचंड चक्रवातों को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका हरिकेन के नाम से जानते हैं। अमेरिका में जो उष्णकटिबंधीय प्रचंड चक्रवात आते हैं उसको किस नाम जानते हैं, तो हरिकेन के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अश्वाक्षांश कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अच्छा, अश्वाक्षांश कहाँ पे पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का, ये हो जाएगा आप उपोष्ण उच्च दाब पे, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पर पाए जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमभक्षी अथवा हिमहरणी कहा जाता है, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका चिनूक हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो चिनूक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न वायु दाब प्रणाली किस प्रकार की मौसम की सूचक है, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका चक्रवाती मौसम। क्या हो जाएगा, चक्रवाती मौसम। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पवनों की क्षैतिज, एक मिनट, चलिए पवनों की क्षैतिज गति निम्न में से किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। तो किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा दाब प्रबलता, यानी कि उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायु परिसंचरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, हेडले कोस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मौसमी पवने हैं, तो मौसमी पवने कौन है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मानसून पवने को हम लोग मौसमी पवने कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब शीतल और भारी वायु आक्रामक होती है तो इस प्रकार बने वाताग्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या आ जाएगा, चलिए इसे हम शीत वाताग्र कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 26 का हो जाएगा विली विली होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा विलीज कर दिया है, ठीक है, विली विली ऐसे कहा जाता है नाम। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो कहाँ पे होती है, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो महासागरों पर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी एक ठंडी पवन है, तो ठंडी पवन कौन सा हो जाएगा, 28 का आंसर कीजिएगा। यह हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है, एक ठंडी पवन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस हवा को हिमभक्षी कहा जाता है, ठीक है। तो किस हवा को कहा जाता है, ये क्वेश्चन अभी भी आप ऊपर बना चुके हैं, चिनूक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवतीय पछुआ, ठीक है, हवाओं के बनने में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा ध्रुवों की ओर व्यापारिक वायु पेटी का विस्थापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए पवनों की गतिशीलता का प्रमुख कारण क्या है, तो पवनों की गतिशीलता का प्रमुख कारण है, तो ये आपका कौन सा कारण हो जाएगा, वायुदाब में अंतर का होना, ठीक है। चलिए 32 देखते हैं। वायुदाब ऊंचाई के साथ, तो वायुदाब ऊंचाई के साथ क्या होता है, तो घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। वाताग्र जनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो किसने किया था, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बर्गरोन ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वाताग्र जिसके सहारे गर्म वायु ठंडी वायु से प्रतिस्थापित हो जाती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहलाती है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिविष्ट वाताग्र कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं मिलती है, तो क्या मिलती है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड के दक्षिणी भाग के समीप मिलती है। चलिए अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए तो चैप्टर नंबर 11 वायुमंडल में जल। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपके पास अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन जाते रहेगा। और हाँ, एक सूचना आप लोग के लिए कि बहुत जल्द हम लोग बीपीएससी का, ठीक है, बीपीएससी का टीआरई का मतलब तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। 20 तारीख से आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पर धीरज सिटी एकेडमी पर तैयारी शुरू कर दिया जाएगा, तो हमारे चैनल के साथ बनल रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आर्द्रता क्या है, तो आर्द्रता क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की वर्षा वर्ष भर फुहारे के रूप में होती है, ठीक है। तो किस प्रकार की होती है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी यूरोप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से, ठीक है, गैस में बदल जाता है, तो कौन सी हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में
बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो आकाश में जो सबसे ऊंचा बादल जो होता है ना, उसे हम लोग पछाब कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? पछाब। ये बहुत भी क्वेश्चन है, बार बार आपको सेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ऊंचा बादल को क्या कहते हैं? पछाब कहते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? ठीक है, तो किस प्रकार की वर्षा होती है? तो याद रखिएगा, चक्रवातीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं? मतलब अधिक वर्षा कौन से बादल करते हैं? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्षा स्तरीय, वर्षा स्तरीय आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलवाष्प का सामान्य वाष्प घनत्व तो कितना है? ठीक है, तो कितना होता है? ये आपका 9 होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, वायुमंडल का जलवाष्प जो हवा में घुलने के बाद समूह के रूप में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेघ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेघ कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बादलों के गाढ़े भूरे या काले रंग के होने का कारण क्या है? ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुछ जल बूंदों या धूलकणों की उपस्थिति के कारण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के बादलों से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? देखिए क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट हो गया, सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे, पछाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई में सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है? ठीक है, तो किस इकाई में की जाती है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संवहनीय वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आप लोग आंसर बताइए 14 का। चलिए इसका क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखीय खंड। कौन बताती है? भूमध्य रेखीय खंड बताती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय खंड। ठीक है, भूमध्य रेखीय खंड हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस खंड में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है? ठीक है, तो किस खंड में होती है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय खंड में। किस में होती है? तो भूमध्य रेखीय खंड में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु में जलवाष्प के जल में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो संघनन कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से संघनन का वह रूप कौन सा है जिसमें संघनन हिमांक के नीचे होता है? ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ओला। क्या हो जाएगा? ओला। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ओला वृष्टि का संबंध सामान्यतः किससे रहता है? 19 का आंसर कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा भारी कपासी मेघों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो परिवर्तीय वर्षा से। किससे संबंधित है? तो परिवर्तीय वर्षा से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ठीक है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मेघ पाया जाता है? पिछले भी बता चुके हैं, पछाब में पाया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवहनीय वर्षा विशिष्ट विशेषता है, तो क्या है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखीय जलवायु की। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस बादल के आने पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर, ठीक है, प्रभाव मंडल बनते हैं? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पछाब, ऑप्शन नंबर ए, पछाब भस्तरी बादल। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तड़ित मेघ किसे कहते हैं? तो कपासी वर्षा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है, तो किस प्रकार की वर्षा होती है? चलिए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संवहनीय वर्षा होती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणी पठार पर कम वर्षा का मुख्य कारण है, तो कौन सा है कम वर्षा का मुख्य कारण? 26 का आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन नंबर सी, वर्षा छाया में स्थित होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? चलिए 27 का क्या हो जाएगा? तो हाइग्रोमीटर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए धरातल के संपर्क में रहने वाले सामान्यतः स्तरीय मेघ को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो कोहरा कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? तो जल चक्र का भाग कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा जल योजन नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। ठीक है, तो जल के रूप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षण कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। अगर इसका आप लोगों को PDF चाहिए, ठीक है, तो इसका अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो एक नंबर बताया जा रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर कौन सा है हम अभी अब बता देते हैं आपको जी। तो नंबर नोट कर लीजिएगा, वो नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 94-310, ठीक है, 70-261। इस पर आप व्हाट्सएप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 94-310-70-261। ठीक है, यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 आपको जो चाहिए वो PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा मतलब शुल्क रखा गया, वो शुल्क आप पेड करके, एकदम छोटा शुल्क है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। चलिए फिलहाल हम आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 की ओर। ठीक है, तो 12 नंबर चैप्टर देखते हैं। तो 12 नंबर चैप्टर का नाम है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो इस चैप्टर से जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है, उतना निकाला हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। इनमें, ठीक है, किसने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक का आंसर आपका हो जाएगा यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इनमें किसने विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया? ठीक है, तो इनमें कौन थे जो 5 वर्गों में विभाजित किए थे? तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कोपेन। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? कोपेन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो वर्गीकृत किया जाता है, तो किससे किया जाता है? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका AM के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो किस देश के द्वारा किया जाता है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमेरिका के द्वारा। USA बोले तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एच शब्द किस प्रकार के प्रदेशों की जलवायु प्रकट करता है? ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, हिमच्छादित उच्च भूमियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम तथा जलवायु का तत्व नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दृश्यता नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उष्ण ऋतु से पूर्णतः रहित ध्रुवीय जलवायु को कोपेन ने दर्शाया। ठीक है, तो किस मतलब कैसे दर्शाया था, किस अक्षर से? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर E, वो ऑप्शन नंबर D E अक्षर द्वारा दर्शाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा इसका? 8 का आंसर कीजिएगा आप लोग। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा। ठीक है, मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा, ऑप्शन नंबर 2। कौन सी जलवायु में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? ठीक है, कौन सी जलवायु में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन कोपेन को, ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कोपेन को, ठीक है, BWH जलवायु मिलती है। ठीक है, तो किसको मिलती है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा 11 का आंसर? तो तापमान का बढ़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तो क्या परिणाम होगा? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी, देख लीजिएगा इनमें से सभी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिक माना जाता है? ठीक है, किसे माना जाता है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धान की खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन उत्पन्न होती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के निम्न देशों में कौन सा सबसे अधिक हरित गैसों का उत्सर्जन करता है? ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका चीन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है ओजोन का? तो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारण है, तो जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, चलिए आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं, तो मानवीय गतिविधियां कौन सा है, 18 का आंसर कीजिएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जायरे बेसिन में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। ठीक है, तो जायरे बेसिन में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, आंसर कीजिएगा। 19 का क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखीय जलवायु मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शीत ऋतु की वर्षा वाला खंड कौन सा है, तो शीत ऋतु की वर्षा वाला खंड कौन सा है, आंसर कीजिएगा फटाक से। इसका आ जाएगा भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यदि वाष्पीकरण वर्षा से कम हो तो जलवायु कौन सी होती है। ठीक है, तो कौन सी जलवायु होगी, 21 का आंसर कीजिएगा। ये आपका हो जाएगी आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहते हैं, किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है। ठीक है, तो किससे कहा जाता है, चलिए आंसर कीजिएगा 22 का। ये हो जाएगा आपका पछाब मेघ को। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे घने घुसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे, 23 का आंसर कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो वर्षा स्तरीय मेघ कहते हैं। 24 नंबर में हम ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसके मापने के लिए किया जाता है, आंसर कीजिएगा। मेघाच्छादन की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। चलिए, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, 25 का आंसर बताइएगा। बादलों का दिशा एवं गति मापने के लिए। चलिए, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पे एक ही को मेघ है, पछाब मेघ। 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। चलिए, तो रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहा जाता है, 27 का आंसर बताइएगा। इसको भी हम पछाब मेघ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन सा मेघ हमको देखने को मिलेगा, तो कपासी वर्षा मिलेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 29 नंबर। तड़ित झा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है, तड़ित झा एवं मूसलाधार वर्षा, आंसर कीजिएगा फटाक से। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपासी मेघ का, सॉरी तड़ित झा, 1 मिनट। हाँ, ये हो जाएगा आपका कपासी वर्षा मेघ का है, थोड़ा फोकस कीजिएगा, कपासी वर्षा मेघ का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 30। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, ये याद रखिएगा, पर्वतों की दिशा पर। ठीक है, पर्वतों की दिशा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है, संसार के, 1 मिनट थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है, 31 का आंसर कीजिएगा। यह आपका हो जाएगा पर्वतीय वर्षा के रूप में। चलिए 32 नंबर देखिएगा। टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र को प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रभावित करता है। चलिए, टाइफून नामक चक्रवात, 32 का आंसर कीजिएगा। ये हमेशा चीन सागर को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं, 33 का क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। 34 नंबर देखते हैं, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है। ठीक है, तो कहाँ अधिक होता है बताना आपको, तो याद रखिएगा यहाँ केंद्र में। ठीक है, केंद्र में अधिक होता है। चलिए 35 नंबर, वृष्टि छाया प्रदेश किससे कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पर्वतों के पवना विमुख ढाल को कहते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, तो चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आप करते चलिएगा।
उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उसे वह क्या कहलाती है? ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? वह प्रति चक्रवात कहलाती है। 38 नंबर देखते हैं। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ठीक है, तो चक्रवात जब भी आता है उसका आकृति किस प्रकार का होता है बताइए। देखिएगा, हमेशा वो अंडाकार होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? 39 का क्या हो जाएगा? चक्षु कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरिकेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिकेन चलते हैं, ठीक है, ये आपका VVI है। हरिकेन चलते हैं, 40 का आंसर क्या हो जाएगा? मिसिसिपी घाटी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रति चक्रवाती की विशेषता है, तो इसकी क्या विशेषता है प्रति चक्रवाती की? 41 का आंसर बताइएगा। याद रखिए, स्वच्छ आसमान। 42 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, तो टारनेडो लिखा हुआ है, यहाँ टोर्नेडो होता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा। टोर्नेडो का मुख्य संबंध है, तो किस क्षेत्र से इसका संबंध रखता है टोर्नेडो? ये सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका से संबंध रखता है, याद रखिएगा। चलिए 42। तो इस प्रकार आज हम लोग 11th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 12 ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। महासागरीय जल के बारे में क्या बताया जा रहा है देख लेते हैं। चलिए, ऊर्ध्वन क्या है? ठीक है, तो क्या है? एक का आंसर क्या हो जाएगा? तो तट से टकराती लहरों का टूटना कहलाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन सी धारा प्रशांत महासागर की है? ठीक है, इनमें कौन सी धारा जो है प्रशांत महासागर की है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्यू रोसियो। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। परिक्रमण काल में चंद्रमा के भाग को पृथ्वी के सामने दोबारा आने पर कितना समय लगता है? ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा। 3 का क्या आ जाएगा? याद रखिएगा, 24 घंटे 52 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सागरीय मछलियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, उसमें आपको प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, विटामिन और खनिज भी पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य के संसाधनों का भंडार कहा जाता है? ठीक है, तो भविष्य के संसाधनों का भंडार किसे कहा जाता है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कीजिए। ये आपको महासागर को कहा जाता है, क्योंकि महासागर से भी हम क्या प्राप्त करते हैं? पेट्रोल, डीजल, जितना भी होता है, मतलब उस टाइप का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों का महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो क्या है? 6 का आंसर कीजिएगा। ज्वार भट्टा। अगला देखते हैं। प्रति सहस्र क्विंटल सागरीय जल में कितना नमक घुला रहता है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 का आंसर ये हो जाएगा 35 क्विंटल। अगला देखते हैं। निम्नांकित किस सागर का जल अधिक खारा होता है? वैसे तो मृत सागर का सबसे अधिक खारा होता है, नहीं नमकीन होता है। मृत सागर का जो पानी है ना, वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। वहाँ पे आप जाइएगा तो मृत सागर में मतलब जैसे तैरते हैं ना, उसे तैर सकते हैं। चलिए खैर 8 का आंसर देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? लाल सागर। 8 का क्या हो जाएगा? लाल सागर। चलिए, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी कि ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। सबसे अधिक जल किस जलाशय में है? ठीक है, बताइए, नदी में कि झील में कि हिम नदी में कि भूमिगत जल में? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, हिम नदियाँ एवं हिमटोपिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संसार में सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा 11 का क्या हो जाएगा? मेरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में है। अगला के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से
कौन सी खाई प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, ठीक है। तो मेरियाना गर्त अभी हम बताया आपको कहाँ है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। और 12 का आंसर ऐसे क्या हो जाएगा, 12 का आप देखिएगा तो कौन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों है, प्यूरिटो रिको खाई नहीं है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। एल्ब्रोटोस पठार कौन से महासागर या महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो किस में है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। चलिए कर्माडेक गर्त स्थित है, ये कहाँ स्थित है, 14 का आंसर कीजिएगा, याद रखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है, ये हो जाएगा आपका 5000 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सागर एवं महासागर में तापमान प्राप्त होता है, ठीक है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य से। विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक है, ठीक है। तो किसका है, क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर भी आया था शायद, 17 का क्या हो जाएगा, फारस की खाड़ी, ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे कम लवणता वाला सागर कौन है। चलिए 18 का आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका श्वेत सागर। 19 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा, कौन सा सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा कौन है, 19 का आंसर कीजिएगा, तो आर्कटिक महासागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या है, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जल चक्रीय। अगला कुछ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, हमारे पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। 22 नंबर देखते हैं, महासागरों में संग्रहित जल में प्रक्रियाएं होती है, कैसे होती है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वाष्पीकरण भी होती है, वाष्पोत्सर्जन भी होती है, उदरोपातन भी होती है, यानी इनमें से सभी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की देखते हैं, उच्चतादर्शी वक्र में सैद्धांतिक रूप से प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसको करता है, तो ये आपका स्थलाकृति को करता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट मिलता है, ठीक है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर में मिलता है। 25 नंबर देखते हैं, डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा क्या है, 25 का आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका औसत समुद्र तल। समान गहराई के बिंदुओं का जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, ठीक है। तो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, 26 का आंसर कीजिएगा, ये आपको आइसोबाथ कहलाती है। 27 नंबर देखते हैं, सारगैसो सागर स्थित है, तो सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 28 नंबर देखिएगा, सागरीय जल की लवणता घटती है जब भारी वर्षा होती है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ठीक है। तभी हम जस्ट बोले थे कि मेरियाना गर्त कहाँ है, सबसे गहरा पे है, प्रशांत महासागर में। तो 29 आंसर क्या हो जाएगा, सबसे गहरा महासागर पूछ रहा तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों की औसत लवणता है, तो महासागरों की औसत लवणता कितना है, 30 का आंसर कीजिएगा, तो 35% हो जाएगा इसका। चलिए, सागर एवं महासागर को तापमान प्राप्त होता है, किससे होता है, अभी जस्ट क्वेश्चन आपको ऊपर आया हुआ है, सूर्य से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक है। चलिए आंसर कीजिएगा इसका, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ था पीछे, फारस की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान प्रतिलोमन मिलता है, ठीक है, तो कहाँ मिलता है, 33 का क्या हो जाएगा, ये आपका आर्कटिक महासागर में हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, सर्वाधिक वर्षा तापांतर अभिलेखित किया जाता है, ठीक है, तो कहाँ किया जाता है, तो न्यू फाउंडलैंड में किया जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोक्लाइन क्षेत्र में तापमानों में, ठीक है, क्या होता है 35 को, तो तीव्र गिरावट होती है, ठीक है, 35 का 1 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम लवणता मिलती है, ये किस सागर में मिलती है, 36 का आंसर, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये हो जाएगा ओन झील में, जो कि कहाँ है, तो तुर्की में है, ठीक है। ओन झील कहाँ है, ये आपका तुर्की में है, याद रखिएगा।
ओन झील कहाँ है? तो तुर्की में। चलिए 37 देखते हैं। अत्यंत गहरी मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? ये भी क्वेश्चन भी जस्ट आपको ऊपर हम बताएं। सबसे ज़्यादा मेरी मतलब कहाँ पे है? तो मेरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? ठीक है, तो किस महासागर से होकर गुजरता है? ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा 39 का। ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं? ठीक है, तो ये सबको जानते हैं। 40 का 71%, कहीं कहीं 70% भी दे देता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? ठीक है, तो 41 का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरगेसो सागर। सारगेसो सागर करता है। चलिए, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का। ये हो जाएगा आपका रूस में। ठीक है, चलिए, जो सागर अन्य से भिन्न है वह क्या है? जो सागर अन्य से भिन्न है वह क्या है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है, कौन सा हो जाएगा? 44 का आंसर कीजिएगा। स्पेन हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ठीक है, 45 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी चीन सागर। 46 विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी, तो कौन सी हो जाएगा? 46 का सबको जानते होंगे आप लोग, मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। 47 नंबर देखते हैं। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा, ठीक है, सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो 47 का आंसर क्या आ जाएगा? हडसन की खाड़ी। ठीक है, हडसन की खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जॉर्डन और इस्राइल के मध्य का कौन सा सागर है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मृत सागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सेली बीज सागर जहाँ है वह है, 49 का क्वेश्चन आंसर कीजिएगा आप लोग। आर्कटिक महासागर में है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, 50 का आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सागर है, महासागर है, कौन सा है? 51 का क्या हो जाएगा? यह आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? ठीक है, 52 का आंसर कीजिएगा। ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो आज हम लोग 11th क्लास का ज्योग्राफी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 13 ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, और हाँ, आप कमेंट में बताइएगा कि बीपीएससी के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है। बीपीएससी अगर आप तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री रहेगा कि ज्योग्राफी रहेगा, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, 20 तारीख से ना हो तो 20 तारीख से हम लोग बीपीएससी टीआरई का मतलब क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा 9, 10 या 11, 12 में जो भी ऑनर्स पेपर होगा वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं। चलिए, तो 14 नंबर चैप्टर का नाम है महासागरीय जल संचलन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, मालागासी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो मालागासी द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका क्या हो जाएगा? तो हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूराइल खाई किस महासागर में है? ठीक है, तो ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिंडानाओ क्या है? ठीक है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का खाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंडमान निकोबार कटक स्थित है, ये कहाँ स्थित है? 4 का आंसर कीजिएगा। तो हिंद महासागर में। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस महासागर
का महाद्वीपीय मगन तट सबसे अधिक क्षेत्र में है, ठीक है, किसका आ जाएगा, 5 का आंसर क्या आ जाएगा, अटलांटिक महासागर में। 6 नंबर देखते हैं, प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है, ये जस्ट अभी क्वेश्चन आ चुका आपको पीछे, ठीक है, तो 5000 मीटर। सागर एवं महासागरों में तापमान प्राप्त होता है, तो सागर एवं महासागरों में तापमान कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पीछे आ चुका है चैप्टर नंबर 13 में, सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक होता है, ठीक है, 8 का आंसर कीजिएगा। फारस की खाड़ी, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, किस समुद्र में लवणता सर्वाधिक होता है, ये भी क्वेश्चन आपको मतलब पीछे हम लोग कर चुके हैं। 9 का आंसर फटाक से कीजिएगा, ये लाल सागर में होती है। कौन सी गर्म जलधारा है, ठीक है, तो गर्म जलधारा कौन सी है, देखिए लेब्राडोर जलधारा जो है ना, ये आपको ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। लेब्राडोर जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, आपसे यहाँ गर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगुल हास की धारा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल नीनो धारा प्रकट होती है, ठीक है, तो कहाँ से होती है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, पेरू तट पर। 12 नंबर का आंसर कीजिएगा, सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, तो सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण है क्या है, जल्दी बताइए। 12 का इसका हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा। 13 नंबर याद रखिएगा, समकोणिक होती है। चलिए 14 नंबर देखिएगा, क्यू रेशियो धारा प्रवाहित होती है, किसमें होती है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। ये भी क्वेश्चन पीछे आया हुआ है। गल्फ स्ट्रीम की चौड़ाई होती है, तो गल्फ स्ट्रीम की चौड़ाई कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा। चलिए गल्फ स्ट्रीम की चौड़ाई कितनी होती है, 15 नंबर का आंसर कीजिएगा, लगभग 150 मीटर होती है। महासागर की तरल सतह के विक्षोभ को कहा जाता है, तो महासागर की तरल सतह के विक्षोभ को क्या कहा जाता है, 16 का आंसर कीजिएगा, इसे लहर कहा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सागरीय लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है, तो 17 का क्या आ जाएगा, सौर प्रणाली से। 18 नंबर देखते हैं, वायु एवं वायुमंडलीय दाब के कारण सागरीय जल की गति को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मोहरिम कहा जाता है। चलिए 19 नंबर की ओर चलते हैं, जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर सागरीय शांत जल पर बहती है तो बनाती है, यानी कि क्या बनती है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो छोटी छोटी उर्मिकाएँ बनती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरंगों में जलकणों की गति होती है, तो तरंगों में जलकणों की गति कैसी होती है, 20 का आंसर यह याद रखिएगा, गोलाकार होती है। चलिए सागरीय सतह पर चलने वाली धारा होती है, तो सागरीय सतह पर चलने वाली धारा क्या होती है, 21 का आंसर कीजिएगा, कम लवणता युक्त होती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है, तो लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, समकोणीय होती है। क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। वृहत ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, मतलब जब सबसे बड़ा ज्वार आता है तो क्या होता है, 23 का क्या हो जाएगा, ये एक रेखीय में हो जाएगा, मतलब एक सिद्ध में होता है, याद रखिएगा, जब तीनों होगा तो ये एक सिद्ध में होगा तो बहुत बड़ा ज्वार भट्टा आता है। चलिए 24 नंबर देखते हैं, समुद्रों में ज्वार की उत्पत्ति का मुख्य कारण है, तो क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पीछे आया हुआ है, 24 का आंसर कीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ये भी सही है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये भी सही है, सूर्य की आकर्षण शक्ति है, यानी कि उप में से तीनों बल काम करता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय जल की ऊपर की ओर गति को कहते हैं, क्या कहते हैं, महासागर जल की ऊपर की गति को क्या कहते हैं, 25 का आंसर कीजिएगा, तो ज्वार कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है, पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है, 26 का आंसर क्या आ जाएगा, उपभू होती है, उपभू। चलिए 27 देखते हैं, पृथ्वी ऑफशोर की स्थिति कब होती है, ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जनवरी में। संसार में औसत सागरीय लवणता कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आप लोग पीछे शायद कर चुके हैं, 28 का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। चलिए
आंसर तो आप लोग देख ही लिए 28 का 35 प्रति 1000 ग्राम। चलिए, तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 14 भी ख़त्म कर चुके हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं हिस्ट्री का ज्योग्राफी का 11th क्लास का पार्ट 2 का वीडियो है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो 15 नंबर चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर जीवन। इनमें किसे पर्यावरण का प्रदूषक नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो किसे नहीं कहा जा सकता है, एक आंसर कीजिएगा। तो वायु दाब मापी को नहीं कहा जा सकता। बाकी ये तीनों से आपका पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ, ठीक है। तो इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, 3 का आंसर कीजिएगा। 1935 में हुआ था। आगे देखते हैं, इनमें कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। जीवमंडल को कौन प्रदूषित कर रहा है, 4 का आंसर कीजिएगा। तो देखिए, पेड़ पौधा कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। कृषि विभाग विकास कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। जलवायु परिवर्तन कभी करेगा, नहीं करेगा। लेकिन औद्योगिक विकास जो है ना, ये आपका वायुमंडल जीवमंडल को प्रदूषित करता है, ठीक है। चलिए, 5 आंसर देखते हैं, 5 का। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है, तो जैव मंडल में कौन सम्मिलित है, 5 का आंसर कीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी जैव और अजैव जीव। 6 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फोटो क्लिक करने में अजीब हो गया, देख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सवाना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है ये। अगर आप 11th क्लास का जब ज्योग्राफी का देखिए, BTC का बुक देखिएगा ना, तो बहुत लंबा चैप्टर है। टोटल जानते हैं इसमें कितना चैप्टर पढ़ने हैं, 16 चैप्टर पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकेल ने। 8 नंबर देखते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल कहाँ मिलते हैं, उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, जैव मंडल कहते हैं। 9 नंबर देखते हैं, चलिए, जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित है, तो क्या कौन सा सम्मिलित है, तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्राप्ति में योगदान रहता है, ठीक है। तो कौन योगदान देता है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, विश्ववीय वर्षा वन जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, 12 में आइए, इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन थे, तो इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन थे, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। इकोसिस्टम की मतलब कि सर्वप्रथम मतलब इसको कब खोजा गया था, कब प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1935 में लाया गया था प्रयोग में इकोसिस्टम को। और इसके जनक कौन थे, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो टांसले, ठीक है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है, ठीक है। तो कौन नहीं होता, 13 का आंसर कीजिएगा। तो ऊर्जा आपका पुनः चक्रित नहीं होता है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं, तो क्या सम्मिलित होते हैं, 14 का आंसर कीजिएगा। तो इनमें से सभी सम्मिलित होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पाद में सम्मिलित हैं, तो कौन हो जाएंगे 15 का, तो पेड़ पौधे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए। निष्कर्ष कहा जाता है। सेलवा वन कैसी है, 17 का आंसर कीजिएगा। याद रखिए, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम या बायोम है, क्या है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, टुंड्रा। 19 नंबर का क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर अधिक बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, जैव मंडल कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग आज
11th क्लास का ज्योग्राफी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 15 ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। अगर वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। चलिए, तो चैप्टर का नाम है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन अचर जीव है, ठीक है। अचर जीव कौन होता है, तो पेड़। चलिए, इनमें कौन अंडज नहीं है, इनमें कौन अंडज नहीं है, तो दो का आंसर क्या हो जाएगा, गिलहरी। अगला देखते हैं, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन होगा आपके लिए, अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो ये जरूर पूछ लिया जाएगा। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। वन्य जीव से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, 1972 में। चलिए, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो 4 का आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा, सभी जीवधारियों के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 5 का आंसर क्या आ जाएगा, तो जीवों के संरक्षण के लिए। 6 नंबर देखते हैं, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संरक्षण के लिए। 7 नंबर देखते हैं, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हैं, तो 7 का आंसर क्या आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। 8 का आंसर क्या आ जाएगा, तो ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। 9 नंबर देखते हैं, पौधे तथा जंतु सर्वाधिक संख्या तथा व्यापकता प्रकारों में मिलते हैं, ठीक है, तो 9 का आंसर क्या आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय वनों में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा तप्त स्थल है, ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में अनेक जंगली जीव जंतु अनेक कारणों से समाप्त हो रहे हैं, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखिए, निवास क्षेत्रों का विनाश। अगला देखते हैं, तो विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12, ऑप्शन नंबर 2। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में घोषित 12 से अधिक प्रजाति विविधता वाले देशों का दूसरा प्रचलित नाम क्या है, ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, हॉट स्पॉट। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। चलिए, आंसर कीजिए 14 नंबर का। अगर आप इसका आंसर करते हैं तो समझ लीजिए आप ज्योग्राफी जरूर पढ़ते हैं। 14 का आंसर कीजिए, 1992 में हुआ था। चलिए, 15 नंबर देखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। ये तो पहले भी कर चुके हैं, सभी जीवधारियों के लिए। निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है, ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 2 ख़त्म कर चुके हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं हमारे प्लेलिस्ट में, ये पूरा का पूरा SCERT का निचोड़ है। आप अगर स्टेट छोड़िए ना, स्टेट तो एक छोटा मोटा समझिए कि एग्जाम हो गया, क्योंकि अगर इतना पढ़ लेते हैं तो स्टेट क्या, स्टेट में तो आप बम्पर नंबर लेकर आइएगा। अगर जितना हम आपको पढ़ा दिए हैं 11th 12th इस सब का, इतना पढ़ लेते तो आपको बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। हम बात करें BPSC लेवल तक का, अगर आपको BPSC में भी टक्कर दे सकता है, ये जितना निचोड़ आपको पढ़ाएगा ना, ये BPSC लेवल तक का भी टक्कर दे सकता है। क्योंकि हर एक चैप्टर से आप देख सकते हैं, जो भी चैप्टर शुरू होता है उससे कम तो 30 से 40 क्वेश्चन का निचोड़ आपको मिलता है। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, अगर आप SCERT खुद से भी पढ़िएगा ना, तो एक चैप्टर से ना 30 से 40 क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ आपको पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के दे दिया जाता है। यहाँ तक कि SCERT में भी इतना फैक्ट नहीं लिखा हुआ है। आप जब SCERT बुक भी पढ़िएगा ना, तो इतना फैक्ट उसमें आपको नहीं मिलेगा जितना आपको इस PDF में मिल रहा है। तो कम से कम आप अगर इधर तैयारी करते हैं स्टेट के लिए, तो आपका BPSC भी आपका बहुत बेहतर तरीक़ा से तैयारी होगा। अब BPSC के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे चैनल पर बने रहें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म की तरह आपका काम करने वाले हैं हम लोग। हाँ, बस आप लोग अपना अपना ऑनर्स पेपर जरूर बता दीजिएगा, 9th 10th 11th 12th का, ठीक है, साइंस हो या सोशल साइंस हो, इस दोनों प्लेटफॉर्म पे काम किया जाएगा। चलिए, तो अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अगर इसका PDF चाहते हैं SCERT का,
वैसे तो एनसीईआरटी एससीईआरटी कोई अलग नहीं है, लेकिन एक भ्रम फैल गया जब से अतुल प्रसाद जी ट्वीट करके बोले हैं इससे पिछले बार बीपीएससी में कि आपको एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब से आदमी अलग हो चुका है। एनसीईआरटी एससीईआरटी में बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया है। तो अगर आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए एससीईआरटी का 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नंबर क्या है देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, 94 310 70 261, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पे करके मैसेज करके 9, 10, 11, 12 का पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बीपीएससी हो या कुछ भी हो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 जगह देखिएगा, आपका मन सिर्फ भटकेगा, आप घबराहट में रहिएगा। इससे अच्छा है कि एक चीज़ को आप 1000 बार पढ़िए। जितना मेरे पास इतना क्वेश्चन का संग्रह हो चुका है, हमें लगता है इससे ज़्यादा बीपीएससी भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। आप एक बार विश्वास करके इसको पढ़िए, तो पीडीएफ देखिए तो 9, 10, 11, 12 का। चलिए तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो एक बार लास्ट में एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।